हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और चलिए इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 2023 का जो एसएसटी का पेपर है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन में हम देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू और जो बाकी के जो क्वेश्चन है। ये वीडियो भी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी, जिसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरुआत कर देते हैं। एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑफ फ्रांस इज यूजुअली नोन एज, यानी कि जो सिविल कोड 1804 है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर आप जाएगा आपका नेपोलियन सही था, यानी कि नेपोलियन कोड। ये इसकी पिक्चर है, इसको देख लीजिएगा। इन्होंने कुछ कहते हैं कुछ सुधार किए थे, तो उनको हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम द लीडर हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ वाइल बॉयकॉटिंग द साइमन कमीशन, यानी कि उस नेता का नाम बताना है जिसने साइमन कमीशन के बॉयकॉट करते समय अपनी लाइफ सेक्रीफाइड कर दी थी, यानी जिनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय। तो उन जो इसका राइट आंसर है वो है आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, ये लाला लाजपत राय जी हैं जिन्होंने विरोध किया था साइमन कमीशन का उस समय। ठीक है, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक करके नारे लगाए थे। तो उस कारण क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों की लाठी थी वो उनके सर पर लग गई थी, जिस कारण इनको एक बीमारी हो गई थी मेनिंजाइटिस नाम की, और कुछ समय के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई। तो ये हो आपकी 1929 से। 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो द राइट आंसर जोहान गुटेनबर्ग। ठीक है, इसका राइट आंसर है वो आपका योहान गुटेनबर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो इन्होंने ही बनाई थी। लेकिन अगर हम प्रिंटिंग की बात करें तो सबसे पहले जो छपाई का काम हुआ था, प्रिंटिंग का काम हुआ था, वो आपका चीन में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से ही प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी जो थी पहले यूरोप गई, यूरोप से फिर वो एशिया में फैली। इस तरीके से अब तो धीरे धीरे करके सब प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले जो थी वो जोहान गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, इनमें से कौन सा डिप्लेशन फ्लोरा एंड फाउना का वैलिड रीजन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, यानी कि कृषि प्रसार। तो ये भी एक वैलिड रीजन है, यानी कि अगर आप कृषि का प्रसार करेंगे, कृषि को बढ़ाएंगे या एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय इतनी जगह नहीं है कहीं पर भी जिस कारण वो कृषि को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। हमारे पास 2 ही टेक्निक हैं इसको काम करने की, या तो हम अपनी जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें, या फिर लैंड को बढ़ाएं। तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं। तो ये तो हो सकता है, ये एक फ्लोरा एंड फाउना का डिप्लीशन का एक रीज़न है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, देखिए ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन जो है वो भी एक टाइप का फ्लोरा एंड फाउना का भी एक डिप्रेशन का रीजन है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, कभी बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, स्टेचूज बनाए जा रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनाई जा रही हैं, तो इनको भी बनने के लिए जो जगह को साफ करना पड़ता है, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह काटना पड़ता है, फ्लोरा फाउना का क्लीन करना पड़ता है जगह को। ऐसे ही आपका जो फोर्थ है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि कंपनियां लगातार बढ़ती रहेंगी और अर्बनाइजेशन शहर भी लगातार बढ़ते रहेंगे, तो इनको बसने के लिए, इस कंपनियों को लगने के लिए भी कुछ ना कुछ जगह चाहिए, जो कि अब इस समय इतनी जगह उपलब्ध है नहीं। इसलिए क्या था, फॉरेस्ट को काटा जाता है। तो चारों ही रीजन है, लेकिन इसमें जो वैलिड रीजन नहीं है वो आपका सेकंड वाला रहेगा, यानी कि ग्रेसिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ये इतना वैलिड रीजन नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना का जो नुकसान है या डिप्रेशन है वो ज़्यादा नहीं होता है, बट होता है तो कम रहता है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, इनमें से कौन सा जो है वो आपका किस टाइप का रिसोर्स है आयरन ओर। तो इससे समझने से पहले हम इस चार्ट पर एक नज़र डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज को बांटा गया है अलग अलग। देखिए इस ट्री को देखिएगा, अरे रुको भाई, देखिए रिसोर्स आपके 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो हैव 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल उनको कहते हैं जिनको हम दोबारा वापस पा सकते हैं। ठीक है, एक बार यूज करके हम दोबारा उसका यूज कर सकते हैं।
और नॉन रिन्यूएबल उसको कहते हैं जब हम इसको एक बार यूज़ करके दोबारा क्या कहते हैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये है कि एक बार अगर आपने उसको समझ सकते हैं कि कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर पाते हैं इसका। ठीक, रिन्यूअल मतलब जिसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नॉन रिन्यूअल जिसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर वो कोई मान लो कोई मेटल है, अगर वो ज़मीन से निकल गया तो वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके वाले जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल में चले जाते हैं। रिन्यूएबल कैसा हो गया, जो कुछ कंटिन्यूस है कुछ बायोलॉजिकल्स हैं। कंटिन्यूस क्या होंगे, जैसे विंड वाटर, ये क्या हमारे कंटिन्यू हमें मिलते रहते हैं। सनलाइट हो गया है ना कंटिन्यू, हमें सनलाइट क्या मिलती रहेगी, कंटिन्यू मिलती ही रहेगी। ये जो रिसोर्स है सनलाइट वो भी क्या है, एक तरीके का हमारा क्या कहते हैं रिन्यूएबल है, ठीक है। उसको दोबारा बार बार यूज़ करने पर ये ख़त्म नहीं होते, कहने का मतलब ये है। रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा ये ख़त्म नहीं होंगे, चलते चले जाएंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल ऐसे हैं जो कि एक टाइम यूज़ करने के बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अच्छा, रिन्यूएबल को ऑल्सो हैव टू टाइप्स, कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में भी आपके दो टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जो नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं या फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, इनको काटने पर अगर इनकी जगह पर हम कोई नया पेड़ पौधा लगा दें तो फिर वो प्लांट जो है वो ट्री बन जाएगा, और उसके जो स्पेस जो पहले कट गया था है ना, उसकी जगह पर जगह ले लेगा। इस तरीके से हमारा जो फॉरेस्ट वो लगभग बना ही रहेगा। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ का भी है, कुछ जो एनिमल्स है वो मर जाते हैं तो कुछ उनकी जगह पर बोर्न हो जाते हैं, यानी कि जन्म ले लेते हैं। इससे बैलेंस बना रहता है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप ज़मीन से या किसी वजह से निकाल लेंगे तो वो आपके दोबारा वहाँ पर नहीं मिल सकते। जैसे इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। नॉन रिसाइकेबल में फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब आ जाते हैं, एक बार जल गया काम खत्म हो गया। रिसाइकल में मेटल्स आ जाते हैं, यानी कि एक बार यूज कर लो, उसके बाद में उसको गला कर उसको मेल्ट करके फिर दोबारा दूसरी चीज़ बनाकर भी यूज किया जा सकता है। देखिए ज़मीन से एक ही बार निकलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। लैंड से माइनिंग में जो है वो एक ही बार इसमें निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास में ह्यूमन है, कुछ स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कुछ ह्यूमन के रिसोर्सेज में कोई स्ट्रक्चर बना सकता है ना, कुछ इंस्टीट्यूट बना सकता है जहाँ से अर्निंग वगैरह की जा सकते हैं। क्वांटिटीज़ एंड क्वालिटी, ये सब भी आपके ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि आयरन और किस टाइप का रिसोर्स है, तो वो है आपका नॉन रिन्यूएबल। ये नॉन रिन्यूएबल जो है वो आयरन, ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स है। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट, यानी किस नदी पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा रिवर पर, ठीक है। नर्मदा रिवर पर जो जो क्या कहते हैं सरदार सरोवर डैम है वो आपका बना हुआ है। और तो कहाँ पर है ये, तो ये है आपका गुजरात में, गुजरात में ये डैम बना हुआ है। आप पिक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 लैंग्वेज। 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस को के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। 22, ये जो 92वां अमेंडमेंट हुआ था, 92वां संशोधन हुआ था, उसमें टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था, ठीक है। मतलब तब तक 22 लैंग्वेज इसमें ऐड हो चुकी थी, ठीक है। तो ये 92 का जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में हुआ था, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं जितनी भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, जो शेड्यूल्स लैंग्वेजेस हैं, ये आपकी 8वीं अनुसूची में आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ पर्सन इज कॉल्ड हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन, यानी कि उस पर्सन स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, जो कि बिलीव करता है इक्वल राइट्स में और अपॉर्चुनिटी में, किसके लिए, फॉर वुमेन्स और मैन, यानी दोनों के लिए। तो उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट या फिर नारीवादी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, वो लोग होते हैं जो समानता में विश्वास रखते हैं, ठीक है, इक्वलिटी में, ठीक है। किसमें कहते हैं, इक्वलिटी को मानते हैं ये लोग, उनको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट या नारीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 2 रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया में क्या हो जाएगा भाई, शिवसेना, ठीक है। एक शिवसेना जो महाराष्ट्र में है, रीजनल है। एक है द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये आपकी डीएमके पार्टी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक। हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रसिद्ध करता है, तो वो आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही जो है वो आपका
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्रेजेंट या पब्लिश्ड करते हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कौन करेगा था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, यूएनडीपी, ध्यान में रखिएगा इसको। When was the राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड, यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो कब लागू किया गया था? ठीक है, कब लागू किया गया था सूचना का अधिकार? तो ये किया गया था 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को ये आपका इनेक्टेड किया गया था, लागू कर दिया गया था। और इसका जो फर्स्ट फोर्स क्या था वो 12 अक्टूबर 2005 में। तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं कि 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इनेक्टेड किया गया था। ठीक है, इसके तहत आरटीआई में क्या कर सकते हैं भाई, हम सरकार से जो चाहें वो उस टाइप की सूचना को मांग सकते हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे हम? आरटीआई। हम जैसे मान लीजिए किसी हमारे मोहल्ले में किसी प्रधान ने या फिर किसी पार्षद ने या फिर किसी ने भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जिसने कुछ काम किया हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं कि भैया बताए कि वहाँ से इतना पैसा आया था, कितना पैसा हमें ऊपर से आया था। ठीक है, और कितना आपने यहाँ पर लगाया है, उसका आप हिसाब किताब दीजिए। तो इससे जो हमारा आरटीआई एक्ट है, इसके द्वारा हमको सूचना मिल जाती है। नेक्स्ट है, विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये आपका नोडल जो मिनिस्ट्री है वो यही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या कहते हैं मॉनिटरिंग करती रहती है, वो यही है। नेक्स्ट, राइट द फुल नेम ऑफ एनएसएस। एनएसएस का फुल नेम क्या है भाई? नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम तो फुल नेम है, और हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना। ये आपका एनएसएस का फुल नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन सिस्टम द रूल ऑफ लॉ इज सीन। तो वो क्या है आपका? रूल से कहाँ देखने मिलता है हमें? तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमको देखने मिलता है, यानी कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वहाँ पर हमको कानून का शासन देखने को मिल जाता है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन देखने को मिलता है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम तो आप जानते होंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या रहता है? आप अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ना बाय वोट, यानी अपना वोट देकर अपने ऊपर किसी भी रिप्रेजेंट को चुनते हैं कि जो आप पर रूलिंग या फिर जो आप पर शासन करता है। ठीक है, यही होता है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी मशीन। तो वुमेन्स वर्कर इन ब्रिटेन अटैक द स्पिन जेनिंग मशीन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि जो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों करे थे, है ना? तो उसका जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिएगा, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, यानी कि नई नई कंपनी या नई नई फैक्ट्रियाँ या नई नई मशीनें लग रही थी। बिकॉज दे फेयर लूजिंग देयर जॉब्स, जब नई नई कंपनियां लग रही थी, क्योंकि जो ये महिलाएं थी, ठीक है, ये महिलाएं वहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो थ्रेड होता है ना, उसको बनाने का, मल्टी थ्रेड्स को बनाने का काम कर रही थी। ठीक है, जैसे ही ये जो मशीनें आई तो इन्हें डर लगने लगा, दे फेयर, यानी वो डरने लगी, लूजिंग देयर जॉब्स, यानी कि कहीं उनसे उनकी नौकरी ना छिन जाए। द स्पिनिंग जेनी मशीन वो जो मशीन डेट कुड स्पिन मल्टीपल थ्रेड एट वंस, जो स्पिनिंग जेनी मशीन थी वो एक ऐसी मशीन थी जो कि एक ही टाइम में मल्टीपल थ्रेड स्पिन कर सकती थी। ठीक है, एंड मेकिंग क्लॉथ प्रोडक्शन मच फास्टर, जिसके द्वारा कपड़ा बनना बहुत तेज हो जाता। ठीक है, हाउएवर दिस मीन फ्यूअर वर्कर्स वर नीडेड इन द टेक्सटाइल फैक्ट्री। तो होता क्या है इससे कि जो पहले किसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगी हुई थी या वर्कर लगे हुए थे, अब वो उनकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो उनकी जो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों अब को काम अब जो ये मशीन थी वो करने लगी थी। मतलब ये कि जहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर एक लोग ही अब इस मशीन को ऑपरेट कर कर वही काम कर सकता था। ठीक है, तो फ्यूल वर्कर यानी कुछ ही वर्करों को द्वारा ये काम पूरा कर दिया जा रहा था। एंड मैनी वुमेन्स वरीड डैट दिस मशीन्स वुड रिप्लेस देयर वर्क, और बहुत सारी औरतों को चिंता होने लगी कि ये जो मशीन्स हैं वो उनके वर्क को रिप्लेस कर देंगी, यानी कि उनका काम जो वो कर रही थी अब ये मशीन करने लगेगी। एट दैट टाइम मैनी फैमिलीज रिलाइड ऑन वुमेन्स अर्निंग फॉर सर्वाइवल, इस समय बहुत सारी जो फैमिली थी, ठीक है, वो अपने सर्वाइव के लिए वुमेन्स की अर्निंग पर ही डिपेंड थी, यानी कि जो औरतों की कमाई थी उस पर ही एक तरीके से रिले थी, उसी उसी पर ही निर्भर थी।
The attack on the machine was a way to protest against the fear of unemployment and poverty caused by industrialization. The attack on the machine was a way, मशीन पर अटैक करना, द अटैक ऑन द मशीन वॉज ए वे, यह एक तरीका था मशीन पर अटैक करने का, टू प्रोटेस्ट यानी कि एक आंदोलन के लिए, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि वो जो महिलाएं थी वो डर रही थी कहीं वो बेरोजगार ना हो जाएं, एंड गरीब जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है उसमें ना आ जाए, कोस्ट बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यानी कि औद्योगिकरण हो रहा था। विच प्रायोरिटीज मशीन्स ओवर मैनुअल लेबर, जो कि मशीन को छोड़कर मैनुअल लेबर पर प्रायोरिटी कर रही थी। तो उनमें एक डर के को लेकर उन्होंने एक विरोध किया था स्पिनिंग जेनी मशीन को पर अटैक करके, कि ये मशीनें जो हैं वो हमारा काम छीन रही हैं, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारी जो जॉब है उसको वे छीन रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इन पर हमले किए थे। ब्रिटेन में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किया, क्योंकि ब्रिटेन में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किया क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर था। औद्योगिक क्रांति के दौरान स्पिनिंग जेनी ऐसी मशीन थी जो एक साथ कई धागे काट सकती थी, यानी कि जो काम बहुत सारे लोग कर रहे थे वो एक ही मशीन कर रही थी, जिससे कपड़ा उत्पादन बहुत तेज हो गया। लेकिन इसका मतलब था कि कपड़ा कारखानों में कम कामगारों की ज़रूरत होगी, तो कई महिलाओं को चिंता होने लगी कि ये मशीनें उनके काम को छीन लेंगी। उस समय कई परिवार महिलाओं की कमाई पर ही निर्भर थे। मशीनों पर हमला औद्योगिकरण के कारण बेरोजगारी और गरीबी के डर के खिलाफ विरोध का एक तरीका था, यानी कि उन्होंने हमला जो करा वो अपना विरोध जताने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th सेंचुरी इंडिया, यानी कि 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति मतलब प्रिंट कल्चर का क्या असर हुआ था, क्या इफेक्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। The spread of printing culture in 19th century India has significant effect on poor people, यानी कि जब प्रिंटिंग कल्चर स्प्रेड हुआ यानी कि बढ़ना शुरू हुआ 19th सेंचुरी में, तो इंडिया के जो पुअर पीपल थे, इंडिया के जो गरीब लोग थे, उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इट मेड्स बुक्स, उन्होंने किताबें बनाई, न्यूज़पेपर्स यानी कि अखबार, एंड पैम्पलेट्स चीपर एंड मोर एक्सेसिबल, और क्या करें, पर्चे सस्ते कर दिए ताकि वो मोर एक्सेसिबल यानी कि आसानी से मिल सके। पुअर पीपल कुड नाउ लर्न टू रीड एंड राइट, अब जो गरीब लोग थे वो भी पढ़ना और लिखना दोनों सीख सकते थे। विच गेव देम टू अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट देम सेल्वस, ये उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है, ऐसे अवसर देती है कि वो खुद को एजुकेट करें, एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, और जो वर्ल्ड है, संसार है, उसको सही से समझ सकें। मैनी रिफॉर्म्स एंड राइटर्स क्रिएटेड मटेरियल्स इन सिंपल लैंग्वेज, बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने यानी कि जो सुधारक थे, ठीक है, एंड राइटर और जो लेखक थे, उन्होंने अलग अलग तरह के सिंपल लैंग्वेज में मटेरियल अपने क्रिएट किए, एड्रेसिंग इश्यू लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस एंड सोशल इनइक्वालिटीज, उन्होंने ऐसे ऐसे इश्यू को लिया जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि जातीय भेदभाव, और सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक जो असमानता थी, ठीक है, उसके लिए उन मुद्दों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करा, एड्रेसिंग किया उन इश्यूज को। स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स वर ऑल्सो प्रिंटेड, प्रिजर्विंग लोकल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, स्टोरी लिखी, सॉन्ग्स, गीत, एंड फोक टेल्स, और जो आपके फोक टेल्स होते हैं, यानी कि फोक टेल्स हम क्या बोल सकते हैं, जो लोक कथाएं होती हैं, है ना, वर ऑल्सो प्रिंटेड, उनको भी छापा गया। प्रिजर्विंग लोकल कल्चर, जिससे जो उनका लोकल कल्चर है वो सुरक्षित बना रहे, एंड जो उनका ट्रेडिशन है वो बना रहे, ठीक है, जो संस्कृति और परंपराएं हैं वो उनकी बनी रहें, उनको छात्र लोगों तक पहुंचाया गया। प्रिंट कल्चर ऑल्सो हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड इनजस्टिस, इस प्रिंटिंग कल्चर ने साथ में जागरूकता फैलाने और अधिकार और न्याय, ठीक है, इन सभी के बारे में अवेयरनेस करने के में भी मदद की, यानी कि इनके प्रति भी लोग जागरूक हो सके कि उनके क्या अधिकार हैं, और उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनसे कैसे उनको जस्टिस मिल सकती है। एनकरेजिंग द पुअर टू क्वेश्चन अथॉरिटी एंड डिमांड बेटर लिविंग कंडीशन, उन्होंने एनकरेज किया पुअर टू द क्वेश्चन अथॉरिटी एंड डिमांड बेटर लिविंग कंडीशन, यानी कि
इनसे जो गरीब लोग थे वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा पाए, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके की जो सिचुएशन थी वो पेंटिंग कल्चर ने वहाँ पर क्रिएट की थी। बुक्स जो थी वो सस्ती कर दी थी ताकि लोग उनको पढ़ सके, समझ सके कि आसपास में क्या चल रहा है, खुद को एजुकेट कर सके, ठीक है। और ताकि इससे उनकी वर्ल्ड बेटर की समझ, अंडरस्टैंडिंग हो सके कि समाज को किस तरीके से समझना है ना। साथ में जो हमारे पुराने कल्चर्स थे, गीत थे, गाने थे, वो छपने लगे ताकि लोग अपनी संस्कृति को भूले ना और उनसे जुड़े रहें। साथ में जो उनके जो राइट्स थे, जो अधिकार थे, ठीक है, जो इनजस्टिस थी, उसके खिलाफ वो जागरूक हो सकें, अवेयर हो सकें। तो ये सभी जो असर हुए थे वो प्रिंटिंग कल्चर द्वारा ही हुए थे। तो 19वीं सदी में भारत में प्रिंट संस्कृति के प्रसार का गरीब लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। किताबें, अखबार और पर्चे सस्ते और सुलभ हो गए, जिससे गरीब लोग पढ़ना लिखना सीख सके। इससे उन्हें खुद को शिक्षित करने और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला। कई सुधारकों और लेखकों ने सरल भाषा में सामग्री तैयार करी जो जाति भेदभाव और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती थी। कहानियाँ, गीत और लोक कथाएं भी छापी गईं, जिससे स्थानीय संस्कृति और परंपराएं संरक्षित हुई। प्रिंट संस्कृति ने अधिकारों और अन्यायों के बारे में जागरूकता बढ़ाई, जिससे गरीब लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो ये सब हमको प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, यानी कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। यानी कि सरकार ने जो किसान हैं, जो फॉर्मर हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके हितों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला रखे हैं, ठीक है। तो इसके हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम टू सपोर्ट फार्मर एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर की रिफॉर्म्स इंक्लूड्स। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी कि चलाए हैं, टू सपोर्ट फार्मर, किसानों के सपोर्ट के लिए, एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर, और कृषि को बढ़ाए इम्प्रूव करने के सुधार के लिए। की रिफॉर्म्स इंक्लूड, तो मुख्य सुधार इस प्रकार हैं, नीचे दिए गए हैं। पहला है आपका लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स एंड फिक्सिंग लैंड ओनरशिप राइट्स, ठीक है। तो जो भूमिहीन किसान है उनको जमीन का पुनर्वितरण, ठीक है, पुनर्वितरण मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, उनको दोबारा बांटा गया, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया फार्मरों को जिनके पास से ज़मीन नहीं थी। एंड फिक्स लैंड ओनरशिप राइट, और जो ओनरशिप के राइट्स थे उनको फिक्स किया गया, ठीक है। उनके जो अधिकार थे, जो ओनरशिप के अधिकार थे कह सकते हैं, जो भू जिनके पास ज़मीनें थी, लोगों के पास में जो भूस्वामी थे, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। दूसरा आपका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी, इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस फॉर क्रॉप टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम लॉसेस, यानी कि उनकी क्रॉप का, उनकी फसल के लिए, ठीक है, उन्होंने एक प्राइस इंश्योर किया, एक फेयर प्राइस इंश्योर किया ताकि जो फार्मर्स हैं उनका लॉस ना हो पाए। तो एमएसपी क्या होता है भाई, मिनिमम, जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य होते हैं, इसमें क्या करता है कि सरकार क्या कहते हैं, किसानों से कहती है कि उनके गेहूं का रुपया, मान लीजिए जैसे किसी ने गेहूं उगाया, तो सरकार ये कह देगी कि हम आपका गेहूं 20 रुपये किलो के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। कि अगर उससे ज़्यादा रेट पर आप बेचते हैं तो बेच दीजिएगा, अगर उससे कम रेट पर कोई खरीदता है तो आप उनको ना बेचकर हमको बेचिए, हम आपको अब 20 रुपये के हिसाब से दे देंगे। तो इस टाइप से बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक एग्जाम्पल था खाली। थर्ड पॉइंट आपका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स। तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइडिंग कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन, मुआवजा वगैरह प्रोवाइड करवाया फॉर क्रॉप, फसल के लिए। फेलर, यानी कि अगर फसल जो क्रॉप है वो फेल हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, तो गवर्नमेंट उनको मुआवजा दिलवाएगी, उसको प्रोवाइड कराएगी। तो उन्होंने इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स चला रखी हैं। फोर आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट, डेवलपिंग कैनाल्स, डैम्स एंड ट्यूबवेल्स फॉर बेटर वाटर सप्लाई। डेवलपिंग कैनाल्स यानी कि नहरें बनाई गई हैं, डैम्स बनाए गए हैं, ठीक है, एंड ट्यूबवेल्स बनाए गए जिससे वाटर सप्लाई बेटर हो सके। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड, इजली क्रेडिट एक्सेस फॉर बाइंग सीड, फर्टिलाइजर एंड मशीन, यानी कि
आसानी से सीड्स को, फर्टिलाइज़र को या फिर मशीनरी को खरीदने के लिए आसानी से क्रेडिट मिल जाए, आसानी से ऋण मिल जाए, इस तरह की भी व्यवस्था की गई है किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा। नेक्स्ट है सब्सिडीज, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीड, यानी कि फर्टिलाइजर की, इलेक्ट्रिसिटी की और सीड्स यानी बीजों की जो कॉस्ट होती है उसमें छूट दी गई है, उसमें सब्सिडी दी गई है, ठीक है, उसकी लागत को कम किया गया है ताकि जो फार्मर हैं उसको खरीद सकें, ठीक है। जो मूल लागत होती है उससे भी कम पर जब किसी वस्तु को दिया जाता है तो उसको सब्सिडी में कहा जाता है ना, कि सब्सिडी दी गई है, ठीक है। एक तरीके से क्या है कि जो लागत थी वो कम की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी, यानी कि परिवहन व संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा, लाइफलाइन तथा अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी क्यों कहे जाते हैं। तो देखिए, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी बिकॉज दे कनेक्ट पीपल, वो क्या करती है, लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करती है एंड मार्केट्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन अलाउ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गुड्स का, सर्विस का या फिर पीपल का मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि लोगों को, सेवाओं को या फिर वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। विच इज एसेंशियल फॉर ट्रेड, जो कि जरूरी है किसके लिए, ट्रेड, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए एंड डेवलपमेंट, विकास के लिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चीज़ों को इधर से उधर ज़रूरत के हिसाब से लेकर जाया जाए। कम्युनिकेशन हेल्प इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली, कम्युनिकेशन हेल्प करता है ताकि हमको इंफॉर्मेशन क्विकली यानी कि आसानी से और तेज़ी से मिल सके। इनेबलिंग बेटर कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग, और साथ में क्या करता है, ये जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारी बेटर करता है और डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी देता है। टुगेदर दे सपोर्ट इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर्स एंड सर्विस बाय एंश्योरिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ रिसोर्स एंड प्रोडक्ट, ये दोनों मिलकर आजकल सपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, कौन कौन, दोनों, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात चल रही है। तो दे सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड सर्विस बाय इंश्योरिंग द स्मूथ फ्लो, जिससे कि रिसोर्स का या प्रोडक्ट का स्मूथ फ्लो होता रहे। दे ऑल्सो हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, साथ में इंटीग्रेशन, यानी कि रूरल और अर्बन एरिया जो है उनके इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन क्या होता है, जो उनके बीच में संबंध है ना, उसको स्थापित कर रहे हैं, जिससे प्रोमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड यूनिटी, जिससे कि हमारा जो कल्चर है वो प्रोमोट हो सके, है ना, जो कल्चर है वो एक्सचेंज हो सके, प्रोमोट भी हो सके साथ में, और उसकी यूनिटी यानी कि लोगों के मन में कल्चर को लेकर यूनिटी बनी रहे। जैसे आज आप देखते ही हैं, ठीक है, अगर ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का ही माध्यम है जिस कारण जो हमारे यहाँ के अगर वेशभूषा थी, ठीक है, वो बदलकर अब जो जो हमारे वेस्टर्न कल्चर है हम उसको अपनाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर पर ये इफेक्ट कर रहा है कि हमारे कल्चर को भी बदल रहा है, ठीक है। तो इधर का कल्चर उधर ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ का कल्चर इधर ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। Without transportation and communication, economic growth and social progress would slow down significantly, यानी कि इसके बिना, ट्रांसपोर्टर और कम्युनिकेशन के बिना, परिवहन और संचार के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना या सोशल प्रोग्रेस को समझना बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता, ये जो चीज़ें होती बहुत धीमी प्रक्रिया हो जाती है इसके लिए, ठीक है, अगर ये दोनों ना होते तब। तो परिवहन और संचार के साधनों को किसी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि वे लोगों, स्थानों और बाजारों को आपस में जोड़ते हैं। परिवहन से वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का आवागमन संभव हो जाता है, जो व्यापार, व्यवसाय, विकास के लिए आवश्यक है। संचार से जानकारी का त्वरित आदान प्रदान होता, त्वरित आदान प्रदान का मतलब होता है कि तेजी से जानकारी हमको मिल जाती है, जिससे बेहतर समन्वय और निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके द्वारा हम जो कोऑर्डिनेशन है वो सही से कर पाते हैं और डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। ये उद्योग, कृषि और सेवाओं का समर्थन करते हैं और संसाधनों और उत्पादों के सुचारू प्रभाव को भी सुनिश्चित करते हैं। साथ में ये भी करते हैं कि जो संसाधन इनका प्रभाव बना रहे। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करते हैं।
सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता को बढ़ावा देते हैं। इसके बिना आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब खुली तथा परिच्छन बेरोजगारी के बीच में हमको डिफरेंस बताना है, क्या होगा, अंतर बताना है क्या होगा। तो ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क कैन नॉट फाइंड एनी जॉब। ये उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर लोग काम करना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोई काम उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है, कैन नॉट फाइंड एनी जॉब। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेटेड यूथ लुकिंग फॉर जॉब बट रिमेनिंग जॉबलेस फॉल अंडर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जो एजुकेटेड यूथ हैं यानी कि पढ़े लिखा युवा हैं, वो जॉब की तलाश में तो रहते हैं बट रिमेनिंग जॉबलेस, फिर भी क्या रहते हैं वो क्या कहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, है ना, जॉबलेस रहते हैं। फॉल अंडर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको क्या कहा जाता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, खुला बेरोजगार। दूसरा डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स happens when more people are working than needed। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जहां पर आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हों, यानी कि जितने की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग वहां पर लगे हों। एंड सम वर्कर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी, जिसमें से कुछ वर्कर्स जो हैं वो आपका प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, यानी कि उत्पादन को नहीं बढ़ा पाते। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर इफ अ फैमिली ऑफ 6 वर्क्स ऑन लैंड, यानी कि किसानी में समझिएगा, किसी एग्रीकल्चर में, कृषि में, इफ अ फैमिली, एक फैमिली ऑफ 6 वर्क्स ऑन लैंड, यानी कि 6 लोग जो है, 6% जो है वो काम कर रहे हैं जमीन पर। वेयर ओनली 3 पीपल आर नीड, जहां पर केवल 3 लोगों की आवश्यकता है। द एक्स्ट्रा 3 आर कंसिडर्ड डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट, तो जिसमें जो एक्स्ट्रा 3 लग रहे हैं उनको हम क्या किस में रख देंगे, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रख देंगे, क्योंकि 3 की जरूरत थी, वहां पर लगे कितने हैं, 6। द की डिफरेंस इज डेट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज विजिबल, तो सीधी सी बात यह है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इज विजिबल, देख लिया जाता है, इसलिए वो ओपन है। वाइल डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन, जो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो छिपा हुआ होता है, इसको हम देख नहीं पाते। बोथ टाइप्स रिड्यूस इनकम एंड प्रोडक्टिविटी, दोनों ही इसमें हम इनकम को और प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। खुली बेरोजगारी तब होती है जब लोग को काम करने के इच्छुक हों, सक्षम होते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पर पढ़े लिखे युवा जो नौकरी की तलाश में होते हैं लेकिन बेरोजगार रहते हैं, वो खुली बेरोजगारी के तहत आते हैं, ठीक है। ये लुप्त बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहते हैं, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। कुछ श्रमिक उत्पादकता में योगदान नहीं करते। उदाहरण के तौर पर कृषि में यदि एक परिवार में 6 लोग जमीन पर काम कर रहे हैं जबकि केवल 3 लोगों की जरूरत है, तो अतिरिक्त 3 लोग छिपी बेरोजगारी माने जाते हैं, लुप्त बेरोजगार माने जाते हैं। इसमें यही है कि खुली बेरोजगारी स्पष्ट होती है जबकि लुप्त बेरोजगारी आपकी छिपी होती है, वो दिखाई नहीं देती, विजिबल नहीं होती, ठीक है। लेकिन दोनों ही प्रकार की बेरोजगारी में आय और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालती है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको प्रभावित करती है, उसको रिड्यूस करती है। तो ये थे आपके 14 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या यार दोस्त हैं आपके, उनके साथ में शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू एंड जय हिंद।